Hey friends, welcome back again here on our YouTube channel of Perfection IAS. Here we are talking about basically those sections जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और हम लोग आज बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग 66 मेंस जो कि अभी कुछ ही दिनों में होने वाला है। उसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है सेक्शन है। एग्रीकल्चर ओवरऑल इम्पॉर्टेंट है, इसमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, एपीएमसीज और ये सारे जो इश्यूज हैं, इनफैक्ट जो फार्म बिल्स अभी आए हैं उसको लेकर के ये इश्यूज all the more important हो जाते हैं. So that is why we have come here to have a bird's eye view on the issues and the way forward of the agriculture marketing. कौन कौन सी issues हैं और क्या way forward हो सकता है agriculture marketing में एक synoptic form में जो है हम यहाँ पे आपको explain करने वाले हैं. So सबसे पहले हम देखेंगे कि agriculture marketing है क्या, और अगर if we go by definition we find that agriculture marketing is an efficient way by which farmer can dispose their surplus produce at a fair and reasonable price. क्या है, बहुत सिंपल है कि जो सरप्लस प्रोड्यूस है फार्मर का उसका एक फेयर प्राइस उनको मिलना चाहिए, एक रीजनेबल प्राइस मिलना चाहिए, और उसके लिए जो सिस्टम है उसी को हम लोग एग्रीकल्चर मार्केटिंग के रूप में जानते हैं. आगे देखते हैं. इंप्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ द फार्मर एंड देयर एग्रीकल्चर डिपेंड टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द इलैबोरेट अरेंजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग. अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. अगर हम चाहते हैं कि इंप्रूवमेंट हो फार्मर के कंडीशंस में तो वो तभी होगा जब उनका सरप्लस एक इफिशिएंट मार्केट मैकेनिज्म से मार्केट में जाता है और उनका जो प्रोड्यूस है उनका बेस्ट प्राइस, रीजनेबल प्राइस, फेयर प्राइस उनको मिलता है. सो एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है इन अ वे इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स. वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स और एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के को जो है वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसका आपको ख्याल रखना है. द टर्म एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटी विच आर मोस्टली रिलेटेड टू. कौन कौन सी एक्टिविटीज है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में? प्रोक्योरमेंट, ग्रेडिंग, स्टोरिंग, transportation and selling of the agricultural produce. Whenever you write a definition, obviously you need to incorporate these 5 important points. एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज नॉट जस्ट सिंगल प्रोसेस वेयर कि आपको कैसे जो है आपको मार्केट में अपने प्रोड्यूस को बेच देना है, ये नहीं है. उसके साथ साथ आप प्रोक्योर कैसे कर रहे हैं, उसका क्या मैकेनिज्म है. उसके साथ साथ ग्रेडिंग, प्रोक्योर तो कर लिया लेकिन जो प्रोड्यूस है वो अलग अलग फार्मर से, अलग अलग जगह से लिया है, तो आप एक तरह के प्रोड्यूस नहीं, जैसे चावल है या फिर गेहूं है, उसमें अलग अलग वैरायटीज होते हैं. सो उन सारे वैरायटीज का ग्रेडिंग करेंगे तो आपको एक बेटर प्राइस मिलेगा. सो ग्रेडिंग भी होना चाहिए. स्टोरिंग, आप कैसे स्टोर करते हैं, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रहे, उसके लिए स्टोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रांसपोर्टेशन, कितना इफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है, कितना इफिशिएंट नेटवर्क है, इस पे भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंटली डिपेंड करता है. और लास्ट में होता है सेलिंग. सो सेलिंग इज अ वेरी, जो होल चेन ऑफ एक्टिविटीज है इसमें सेलिंग सबसे लास्ट में होता है, और जिसमें हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उसका जो बेनिफिट है वो फार्मर तक फेयर प्राइस के थ्रू मिलता है. आगे देखते हैं. एग्रीकल्चर मार्केटिंग कंप्राइजेस ऑल ऑपरेशन इन्वॉल्व्ड इन द मूवमेंट ऑफ फार्म प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर. सो प्रोड्यूसर जो फार्मर है हमारे, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अल्टीमेट कंज्यूमर जो हम हैं, जो कंज्यूम करते हैं. हाँ, वो फार्मर प्रोड्यूस करते हैं गेहूं और हम जाकर के जो प्रोसेस्ड आटा है वो जाकर के हम लेते हैं. तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है, बीच में जो चेन्स है, बीच में जो चेन्स ऑफ एक्टिविटीज हैं, ये सारी एक्टिविटीज एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आती हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग. दस एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंक्लूड्स द ऑपरेशन लाइक कलेक्टिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, प्रिजर्विंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल्सो फाइनेंसिंग. सो इसी तरह से एग्रीकल्चर मार्केटिंग में इन सारे प्रोसेस जो है वो सभी इन्वॉल्व होते हैं. सो अब अभी तक आप लोग को एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में एक ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा. अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर दी सेटिस्फैक्टरी डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. और इसी कंडीशंस में, चूंकि मैंने बताया था हमारा जो वीडियो होगा दो भाग में, दो इंपॉर्टेंट इशू टॉपिक्स को देखेगा. एक देखेगा एग्रीकल्चर मार्केटिंग में इश्यूज क्या है, और दूसरे में देखेगा कि एग्रीकल्चर मार्केट का वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए. तो अगर इश्यूज वाली कड़ी को हम आगे बढ़ाएं तो हम देखेंगे कि कुछ ऐसे
पॉइंट्स हैं जो कि अगर पूरा कर दिया जाए, सो दोस कंडीशंस वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर द सेटिस्फैक्शन, ताकि जो है एक जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का डेवलपमेंट है, सेटिस्फैक्टरी डेवलपमेंट हो सके। सो सबसे पहले हम देखेंगे एक पॉइंट होता है एलिमिनेटिंग मिडिलमैन। अभी बहुत ज्यादा ये पर्टिकुलर न्यूज में भी था, जिसमें हम बेसिकली देख रहे थे कि जो मिडिलमैन है वो अगर एलिमिनेट नहीं होते हैं तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में जो है जो फार्मर्स अपने प्रोड्यूस का सही वैल्यू उनको नहीं मिल पाता। इनफैक्ट जो ओरिजिनल वैल्यू होता है फार्मर का, वो मिडिलमैन जो है वो सक कर लेते हैं। और इसके कारण से क्या होता है, सिर्फ इसमें फार्मर का लॉस नहीं है, इससे कंज्यूमर का भी लॉस है। इसको आपको समझना है, क्योंकि अगर फार्मर्स के पास अगर वो प्राइस नहीं आएगा जिस प्राइस को उन्होंने इन्वेस्ट करा है, तो फिर एक ऐसा कंडीशन खड़ा हो जाएगा जहां पे जो क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस है वो बहुत नीचे हो जाएगा। अगले बार से जब वो इन्वेस्ट करेंगे, सीड में इन्वेस्ट करेंगे, पेस्टिसाइड में इन्वेस्ट करेंगे, इंसेक्टिसाइड में इन्वेस्ट करेंगे, फर्टिलाइजर में इन्वेस्ट करेंगे, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करेंगे, तो चूंकि उनके पास पैसा है नहीं, और क्यों नहीं है, क्योंकि उनका प्रोड्यूस जो है उनको राइट प्राइस पे नहीं मिला है। मिडिलमैन जो है, जो बीच का जो उनका मार्जिन था उसको सक कर लिए हैं, तो इसके कारण से एग्रीकल्चरल क्वालिटी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की क्वालिटी और एग्रीकल्चर एज एन एक्टिविटी इफेक्ट होगी। दूसरा पॉइंट देखते हैं, फ्रीडम फ्रॉम मनी लेंडर्स। सो जो इंस्टीट्यूशनलाइज क्रेडिट सिस्टम है वो फार्मर्स को, एक तो लिटरेसी लेवल बहुत ज्यादा नहीं है, और अगर अब पेनिट्रेशन भी है, जैसे जनधन योजना हुआ और बाकी सारे योजना में हम देखते हैं कि अब एक बैंक अकाउंट लगभग सभी के पास है। एक सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सल प्रेजेंस जो है बैंकिंग का आपको गांव में भी देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी जो मनी लेंडर्स हैं उनको चूज करना, उनसे पैसे उधार लेना, ये जो है एक फार्मर के लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बेसिकली वो बहुत ही ज्यादा एक्सेसिबल होता है, आराम से, बहुत ज्यादा पेपर वर्क नहीं होता है। लेकिन फार्मर्स ये नहीं समझते हैं कि जब वो मनी लेंडर्स के पास जाते हैं तो दे कमिंग टू अ ट्रैप, और इस ट्रैप में आने के बाद बेसिकली जो उनके पास थोड़ा मोड़ा पैसा आता है फ्रॉम दी सेल ऑफ देयर प्रोड्यूस, वो जो है यहां पे मनी लेंडर्स ले लेते हैं, और फिर जो नेक्स्ट साइकिल ऑफ एग्रीकल्चर है तो वो नेक्स्ट साइकिल में फिर से जो है उनके पास बहुत अच्छा पैसा नहीं होता है जो इन्वेस्ट करके वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आगे बढ़ा सके। सो मनी लेंडर जो है, जो डिस्ट्रेस सेल, अभी हम लोग एक और पॉइंट देखेंगे जिसमें हम देखेंगे डिस्ट्रेस सेलिंग होती है। डिस्ट्रेस सेलिंग क्या है कि डिस्ट्रेस में आकर के किसी चीज को बेच देना। मनी लेंडर्स ने पैसा दिया और जैसे ही सेलिंग का टाइम आता, मनी लेंडर्स आ जाता है कि भाई मुझे मेरा पैसा चाहिए, और फिर वो खुद सुझा देता है कि देखिए आपको ये पर्टिकुलर प्राइस जो है ये दे रहे हैं, चूंकि मुझे पैसा अभी चाहिए तो दैट्स व्हाई यू हैव टू सेल इट राइट नाउ, आपको अभी तुरंत बेचना होगा। और ये डिस्ट्रेस सेलिंग के कारण से भी जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है, जो बार्गेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम अपने प्रोड्यूस को स्टोर करेंगे, मार्केट एक्सप्लोर करेंगे और मार्केट में देखेंगे कौन हमको बेस्ट प्राइस दे रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है कि हमारे पास एक बार्गेनिंग कैपेसिटी रहेगी, मार्केट नॉलेज, मार्केट इंफॉर्मेशन रहेगा, लेकिन इसका मौका ही नहीं मिलता है। मनी लेंडर्स क्या करते हैं, डिस्ट्रेस सेलिंग के तरफ जो है ढकेल देते हैं। तो मनी लेंडर्स अगर उनसे फ्रीडम नहीं मिलता है तो भी जो है हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, वो जो है बाधित होता है। उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंड्रेंस के रूप में ये मनी लेंडर्स प्ले करते हैं। थर्ड पॉइंट देखेंगे, स्टोरेज फैसिलिटी। और फ्रेंड्स यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी एक ऑप्शन अपने आप में इंडिविजुअल ऑप्शन नहीं है, दे आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। जैसे स्टोरेज फैसिलिटी है तो कई बार डिस्ट्रेस सेलिंग इसलिए भी होती है क्योंकि फार्मर्स के पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। अगर सही स्टोरेज कैपेसिटी है और अफोर्डेबल स्टोरेज कैपेसिटी अगर उनको प्रोवाइड कराया जाए, नॉट ओवन अगर इंडिविजुअल लेवल पे उनकी कैपेसिटी नहीं है, कम्युनिटी लेवल पे, विलेज लेवल पे कोई इस तरह का काम हो, तो जो है ऑब्वियसली डिस्ट्रेस सेलिंग शायद वो ना करें। और ये भी हो सकता है कि फिर स्टोरेज कैपेसिटी होने के बाद मार्केट इंफॉर्मेशन भी उनको वो समय मिल जाए जिससे वो मार्केट इंफॉर्मेशन निकाल सके। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, बार्गेनिंग कैपेसिटी। एज आई हैव सेड, ये जो है फॉल आउट है स्टोरेज फैसिलिटी का। स्टोरेज फैसिलिटी है नहीं तो फिर हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम बार्गेन कैसे करेंगे।
अगेन मनी लेंडर्स जो है डिस्ट्रेस सेलिंग के लिए कर रहे हैं, तो बार्गेन कैसे करेंगे? तो दीज आर इंटर रिलेटेड कंसेप्ट जिसके चेन्स ऑफ एक्टिविटीज को आपको समझना है और वही आंसर्स में फिर आपको रिप्रोड्यूस करना है। रेगुलेटेड मार्केट, मार्केट रेगुलेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, और मार्केट रेगुलेशंस और इससे रिलेटेड एक्टिविटीज, अगर मार्केट सही से रेगुलेटेड नहीं, ग्रे मार्केट है बहुत ज्यादा इस तरह से, जैसे मनी लेंडर्स और जो नेक्सस है मिडिलमैन का, मनी लेंडर्स और मिडिलमैन के नेक्सस के कारण से जो मार्केट का रेगुलेशन जो है दैट हैव बिकम अ रियल चैलेंज इवन फॉर द गवर्नमेंट, एंड दैट इज व्हाई रेगुलेटेड मार्केट को जो है, मार्केट को अगर आप रेगुलेट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली दैट विल, फार्मर्स आर गोइंग टू बी एट द रिसीविंग एंड्स। If we see the next point, adequate transport facility, again storage facility जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। अगर आपके पास सही ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है तो ऑब्वियसली स्टोरेज फैसिलिटी का कोई फायदा नहीं है। आपके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है तो अगर आपको मार्केट इंफॉर्मेशन भी है कि अगर एक्स मार्केट में मेरा प्रोड्यूस जाएगा तो मुझे राइट प्राइस मिलने वाला है, तो भी आप एक्स मार्केट नहीं जा सकते बिकॉज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है। सिर्फ एडिक्वेट नहीं, इसके साथ साथ आपको अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी होना है। सो जब आप एडिक्वेट लिखेंगे तो वहां पे अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एडिक्वेट एंड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आप ऐड कर सकते हो और इसको फिर पॉइंट्स में इलैबोरेट कर सकते हो। लास्ट पॉइंट ओवर हियर इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी, और अगर इन सारे प्रॉब्लम्स का जो है एक वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर चाहिए, ऑब्वियसली इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, तो अगर एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज डेवलप किया जाए, कोऑपरेटिव लेवल्स पे भी अगर काम किया जाए, तो हो सकता है कि जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है उसका डेवलपमेंट बेटर तरीके से किया जा सकता है। हम आगे के स्लाइड्स में देखते हैं कि अब कौन कौन से ऐसे मेन डिफेक्ट्स हैं, मेन प्रॉब्लम कौन कौन से हैं जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में पाए जाते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के दौरान फेस होते हैं। सो सबसे पहला जो अभी हम लोगों ने देखा था डेवलपमेंट के लिए, आप देखिए क्वेश्चंस में अगर डेवलपमेंट के लिए पूछा जाएगा तो वही पॉइंट्स लिखना है, क्वेश्चन में अगर मेन प्रॉब्लम्स पूछा जाए तो वही पॉइंट्स लिखेंगे, लेकिन लिखने का तरीका, लिखने का अप्रोच अलग होगा। आप देखिए स्टोरेज फैसिलिटी वहां पे भी था, यहां पे हम लिख रहे हैं पहला प्रॉब्लम है लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। आई थिंक देयर इज नथिंग टू बी एक्सप्लेन्ड ओवर हियर, व्हाई? बिकॉज़ अगेन लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी के बारे में मैंने डिटेल्स आपको अभी तुरंत प्रीवियस स्लाइड्स में बताया। डिस्ट्रेस सेलिंग, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द मनी लेंडर्स कंसेप्ट, जिसमें मनी लेंडर्स फोर्स करते हैं। एवन मनी लेंडर्स और स्टोरेज फैसिलिटी, ये दोनों डिस्ट्रेस सेल के लिए फार्मर्स को मजबूर करते हैं। थर्ड पॉइंट लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अभी तुरंत देखा था ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ये एक मेन प्रॉब्लम है। देन अनफेवरेबल मंडीज, मंडीज में मिडिलमैन का आना, जो डिफरेंट मंडीज होते हैं, सेंटर्स ऑफ सेलिंग्स होते हैं, वहां पे मिडिलमैन का आना, वहां पे इस तरह का नेक्सस और नेटवर्क डेवलप हो जाना, जिसके कारण से फार्मर अपने आप को थका हुआ, अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, और इसी के कारण से मंडीज के अंदर रेगुलेशन ऑफ मंडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कदम उठाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इंटरमीडियरीज, मिडिलमैन के बारे में मैंने इससे पहले भी कहा था कि ये मिडिलमैन जो है फार्मर्स के प्रॉफिट को सक कर लेते हैं, और इसके कारण से जो मार्जिन है जिससे वो बेटर आउटपुट, बेटर इनपुट डाल सकते हैं, बेटर मशीनरी डाल सकते हैं, और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट स्टेप पर्सनल लेवल पे ले सकते हैं, उसका मौका फार्मर्स को नहीं मिल पाता है। अनरेगुलेटेड मार्केट इज येट अनदर वेरी बिग प्रॉब्लम ओवर देयर। देन वी हैव लैक ऑफ मार्केटिंग इंटेलिजेंस। नाउ व्हाट इज दिस मार्केटिंग इंटेलिजेंस? मार्केटिंग इंटेलिजेंस इज नथिंग बट अगेन देखो हर चीज में फॉर्मल और इनफॉर्मल चैनल्स होते हैं। सो एक तो फॉर्मल चैनल्स होता है जो कि गवर्नमेंट साइट्स, आजकल अगर टेक्नोलॉजी है, आपके पास एप्लीकेशन है, तो डिफरेंट एप्लीकेशंस है जिससे किस मंडी में क्या प्राइस मिल रहा है, किस मंडी में किस तरह से फ्लक्चुएशंस हो रहा है। फार्मर्स अगर टेक सेवी हैं, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज फार्मर्स जो है वो अभी भी बहुत ज्यादा टेक सेवी नहीं है, बहुत ज्यादा लिटरेट नहीं है। सो इसीलिए मार्केट इंटेलिजेंस के बारे में उनको नहीं पता। मार्केट इंफॉर्मेशन से एक कदम आगे, एक स्टेप आगे की बात है मार्केट इंटेलिजेंस, जहां पे बेसिकली हम फार्मर्स
और इनफॉर्मल चैनल ऑफ मार्केट में जो मार्केट इंफॉर्मेशन है उसको निकालते हैं। और जो चीजें कल के मार्केट, अगर मुझे पता चला कि आज सपोज करो पोटैटो का कॉस्ट से फॉर दैट मैटर 50 रुपीज पर केजी है, लेकिन मुझे मार्केट इंटेलिजेंस से पता चला है कि इस बार की प्रोडक्टिविटी बहुत जगह नहीं आ रही है, या जो बिहार का एक बहुत मेजर पोटैटो ब्लॉक जो था जहां से पोटैटो आते थे, वहां पे जो है वो पोटैटो जो है वो जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए, कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग अब जो है एक रियलिटी है, या फिर वो पोटैटो ब्लॉक जा रहा है से फॉर दैट मैटर किसी स्टेट्स में वो मूव हो रहा है। इसका मतलब बिहार में पोटैटो की ऑब्वियसली जो है कमी होने वाली है। आई एम गोइंग टू हैव अ बेटर जो है स्टेटस वेयर हम जो है उस पोटैटो का प्राइस जो है अच्छे से निगोशिएट कर सकते हैं, और इसी को मार्केट इंटेलिजेंस कहते हैं। इट इज वन स्टेप अहेड ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन एंड लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगेन ऑर्गेनाइजेशन, अगर फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, अगर एग्रीकल्चरल सोसाइटीज, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स, अगर वो अलग अलग डिविजन्स में, अलग अलग ब्रांचेस में रह करके काम करें, एक्सपर्टीज डेवलप करें, तो शायद ये सारे प्रॉब्लम जो हैं, ये सारे जो डिफेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग में इंडिया में, वो सॉल्व हो सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज और देखना है कि ये सारे लगभग सारे जो इश्यूज हैं बिहार इंडिविजुअली में भी वैसे ही हैं, तो ऑब्वियसली अगर बिहार से आपको पूछा जाए तो आप बहुत सारे पॉइंट्स इसमें डाल सकते हैं। अकॉर्डिंगली द रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर हैज राइटली ऑब्जर्व दैट सो लॉन्ग, रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर ने क्या कहा, और इस बात को आप ध्यान में देखना कि ये कह करके जो है ये बात को, जो बातें अभी मैंने बताई है उसी बात को वो ये बता रहे हैं कि वो एक तरह से एविडेंटली प्रूव कर रहे हैं कि अगर if so long as the farmer does not learn the system of marketing, फार्मर को सिर्फ सिस्टम ऑफ प्रोड्यूसिंग से नहीं, सिस्टम ऑफ मार्केटिंग पे भी ध्यान देना होगा, हिमसेल्फ इन कोऑपरेशन और विद अदर्स, या तो वो कोऑपरेशन में कोऑपरेटिव तरीके से जो है मार्केटिंग करें या इंडिविजुअली मार्केटिंग करें। जब तक ये वो काम नहीं करते हैं, he can never bargain better with the buyers of his produce who are more shrewd and well informed। जो बायर्स होते हैं इस केस में ज्यादातर मिडिलमैन होते हैं। अगर आप इंफॉर्म्ड नहीं हैं, अगर आप ऑब्वियसली कोई कोऑपरेटिव या कोई एसोसिएशन, कोई ग्रुप, कोई इस तरह के जो है एसोसिएशन से जुड़े नहीं हैं जो उनको मार्केटिंग के स्किल्स के बारे में, मार्केटिंग के नुएंसेस के बारे में सही इंफॉर्मेशन दे सके, मार्केटिंग इंटेलिजेंस के बारे में, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एट पर्टिकुलर प्लेस एट पर्टिकुलर टाइम, इसके बारे में सही इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा, तो ऑब्वियसली दैट पर्टिकुलर फार्मर्स और दैट पर्टिकुलर फार्मिंग कम्युनिटी वुड नॉट बी इन अ पोजीशन वेयर दे कैन बार्गेन। सो ये बात जो है रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर ने कही है। अब हम लोग लास्ट सेक्शन में देखेंगे कि अब हो क्या सकता है, व्हाट शुड बी वे फॉरवर्ड, कौन कौन से तरीके, और फिर हम देखेंगे कि जो तरीके हैं, जो वैसे रास्ते हैं जिससे हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, वो कहां से निकल के आए, वो सारे रास्ते इश्यूज से आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, कई बार आंसर राइटिंग के समय, मींस आंसर राइटिंग के समय बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम क्या लिखें, क्या वर्ड्स है, पॉइंट्स, एक पॉइंट्स ही दूसरे पॉइंट्स को निकाल रहा, एक कंटेंट ही दूसरे कंटेंट को ब्रीड कर रहा है। सो अगर आप इंटरलिंकेजेस समझते हैं तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी ग्रेट इन योर मेंस एग्जामिनेशन। एंड अगेन दीस ऑल इश्यूज अगर आप पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ऑब्वियसली आपका चांसेस ऑफ सक्सेस जो है वो इंक्रीज होता है, बिकॉज आप एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी, मल्टी प्रोंग पर्सपेक्टिव से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। अब हम देखते हैं क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए। सबसे पहले एक रेगुलेटेड मार्केट होना चाहिए। रेगुलेटेड मार्केट मैंने बताया है डिफेक्ट था, अगर रेगुलेटेड मार्केट में मिडिलमैन का जो है वो एलिमिनेशन होना चाहिए, फार्मर्स को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कि जहां पे वो अपने सेल को एक पर्टिकुलर प्राइस पे आराम से बेच सकें। सेकंड पॉइंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग, मैंने ये बात दोनों पॉइंट्स में बताया था, फिर बता रहा हूं, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज में फार्मर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स जो कि मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं उनको हायर कर करके अपने प्रोड्यूस के लिए बेटर एंड बेटर प्राइस जो है वो एक्सप्लोर कर सके, इस तरह का कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, एक्सटेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल स्टोरेज। स्टोरेज इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
क्यों? क्योंकि इससे आपको क्या मिलता है? बार्गेनिंग कैपेसिटी, आप बार्गेन कर सकते हो, डिस्ट्रेस सेलिंग नहीं करोगे। एंड वेयर हाउस फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर्स, सो जिस तरह का भी प्रोड्यूस है उसके अनुसार से जो टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन जो है स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंशन ऑफ मार्केटिंग यार्ड्स एंड अदर अलाइड फैसिलिटी फॉर द न्यू एंड एग्जिस्टिंग मार्केट, अलग अलग मार्केटिंग यार्ड्स होने चाहिए जो नए मार्केट में या फिर कुछ एग्जिस्टिंग मार्केट में ऑब्वियसली डेवलप होने चाहिए, जिससे जो कंफ्यूजन होता है फार्मर्स को लेकर के जब वो मंडीज में विजिट करते हैं, जो वो फार्मिंग एग्रीकल्चर फार्मिंग सेंटर्स में जाते हैं, तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज प्रोविजंस बी मेड फॉर एक्सटेंडिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, मनी लेंडर्स ट्रैप। एक इंस्टीट्यूशन वाइज जो है क्रेडिट फैसिलिटी जो है, मनी लेंडर्स ट्रैप है, इंस्टीट्यूशनलाइज क्रेडिट फैसिलिटीज जो है फार्मर्स को मिलना ही चाहिए। इसका फायदा आपको, अगर फार्मर्स नहीं उठा पाते हैं तो वो फिर मनी लेंडर्स के ट्रैप में जाएंगे और फिर वो मनी लेंडर्स का ट्रैप फिर से आएगा टुवर्ड्स द मिडिलमैन ट्रैप, और वो मिडिलमैन ट्रैप कई इंपॉर्टेंट केसेस में देखा गया है कि मनी लेंडर्स और मिडिलमैन दोनों एक ही आदमी है, जो मिडिलमैन है वही मनी लेंडर्स है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है, इस नेक्सस को ब्रेक करना होगा, और ये नेक्सस तभी ब्रेक होगा व्हेन वी हैव इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स। नेक्स्ट पॉइंट, टाइमली सप्लाई ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। सो आई हैव सेड कि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन का लेट सप्लाई नहीं होना चाहिए, समय पे मिल जाना चाहिए, और अगर इसको थोड़ा सा और दुरुस्त करे तो यही मार्केटिंग इंफॉर्मेशन मार्केटिंग इंटेलिजेंस के तरफ चल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंप्रूवमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी फॉर कनेक्टिंग विलेजेस विद द मंडी। सो अगर ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी नहीं है, उसका इंप्रूवमेंट नहीं है, ट्रांसपोर्टिंग नेटवर्क नहीं है, सही से जो ट्रक्स हैं, जो स्पेशल व्हीकल्स हैं, बिकॉज जो फार्म प्रोड्यूस होते हैं वो बल्कि होते हैं, वो पेरिशेबल होते हैं। सो ऐसे जो है वैन्स होने चाहिए जो उस पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज को कैरी करने के बाद उसको उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में प्रोड्यूसर्स ने उसको वहां पे जमा किया था, वहां डाला था, उस फॉर्म में उसका फ्रेशनेस और उसका जो शेप है वो मेंटेन रहे, ताकि बेटर क्वालिटी मार्केट में मिल सके और कंज्यूमर को भी बेटर क्वालिटी जो है प्रोडक्ट का वो फायदा ले सके। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसके ऊपर चर्चा थोड़ी कम होती है कि स्टैंडर्डाइजेशन, आपके हर फार्म प्रोड्यूस की अलग अलग क्वालिटी होती है। अगर आप एक सेट स्टैंडर्ड नहीं करोगे कि क्या क्वालिटी का स्टैंडर्ड है, इसकी ग्रेडिंग नहीं, स्टैंडर्ड सेट करने के बाद आप ग्रेडिंग अगर दे देते हो, आप टैगिंग कर देते हो, तो इससे क्या होता है कि जो फार्म प्रोड्यूस है, कंज्यूमर और फार्मर्स दोनों को बहुत बेनिफिट होने वाला है, और आप इन द टाइम पीरियड क्या देखोगे कि क्वालिटी ऑफ फार्म प्रोड्यूस इज गोइंग टू इंक्रीज। So grading of the produce to ensure good quality of to the consumer and better price for the farmer. So quality to the consumer and better quality and better price to the farmers. ये दोनों यहाँ पे मिलने वाला। Last point what we are going to see is formulating suitable agriculture price policy. Agriculture price policy again आप लोगों ने MSPs के बारे में पढ़ा होगा, एक बहुत बड़े फैक्टर होते हैं जो फार्मर्स को एक तरह से गवर्नमेंट के द्वारा मैसेज होता है कि एक पर्टिकुलर सीजन में एक पर्टिकुलर प्रोड्यूस को वो जो है वो उसको जाके वो कल्टीवेट करें, और कल्टीवेट करने के बाद ऑब्वियसली वो तो ये इस पर्टिकुलर जो मूवमेंट है, एक जो पर्टिकुलर मैसेज है जो इस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी से दी जा सकती है, इसको कंसोलिडेट करने की जरूरत है बाय द गवर्नमेंट फॉर मेकिंग अ प्रोविजंस फॉर रेम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ द कंट्री। सो बेसिकली फ्रेंड्स ये सारे इश्यूज थे, मैंने इसमें इश्यूज बताया एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, और उसी इश्यूज से निकल के आए कौन कौन से वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। सो ये कंप्लीट कवरेज है इस पर्टिकुलर टॉपिक का। अगर आप इस बार मेंस के लिए अपेयर हो रहे हो, ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स अगर आप 67 टारगेट कर रहे हो तो एग्रीकल्चरल इश्यूज को समझने के लिए दीज पॉइंट्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टे ट्यून्ड and take care.